देखिए आज शुरू करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 24 जांच तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। जांच और विचारण के बारे में साधारण उपबंध के बारे में है। इसमें धारा सेक्शन जो है 300 से शुरू होता है। ये धारा 300 से शुरू होता है कि 300 में क्या कहा गया है। देखिए तो ये कहता है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारणा न किया जाना। एक बार दोष सिद्ध हो चुका है व्यक्ति, एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं होना। देखिए एक बार अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है या दोष मुक्त हो जाता है तो उसी अपराध के लिए उसका दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। ये देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। यही क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति को एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया जाता है तो कौन सी धारा कहती है कि उसका पुनः उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं होगा। तो धारा 300 याद रखना है, धारा 300 पूछी जाती। अब देखिए ये कहता है जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया या दोष मुक्त किया जा चुका है, वह जब तक ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक ना तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और ना ही उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोषित किया जा सकता था। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति को सक्षम न्यायालय, अगर सक्षम न्यायालय था और सक्षम न्यायालय द्वारा अगर उसे दोषित कर दिया गया है या दोष मुक्त कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए उसका पुनः विचारण नहीं होगा जब तक कि उसकी दोष सिद्धि प्रवर्तन में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवर्तन में बनी रहती है, सिवाय ये अपवाद हैं कुछ के 221 के 1 और 2 में आता हो तो उनको छोड़ के, है ना। तो या तो उसी अपराध के लिए और उन्हीं तथ्यों पर उसका दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा, धारा 221 और 221 का पहला और दूसरे को छोड़ करके, है ना। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है या दोष मुक्त हो जाता है और न्यायालय कैसा है, सक्षम, ये भी शर्त जरूरी है कि सक्षम न्यायालय होना चाहिए। अगर न्यायालय सक्षम था, उसने उसको दोष सिद्ध किया है या दोष मुक्त किया है तो उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसका पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, पुनः विचारण नहीं किया जाएगा, ये पहला क्लॉज कहता है। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, देखिए दूसरा क्लॉज कहता है किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्धि के लिए किए गए व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। ये कह रहा है कि ऐसा कोई अगर अपराध है जहां पृथक आरोप लगाया जा सकता था, पृथक आरोप, ये अपवाद हो गए एक तरह से, जहां पृथक आरोप लगाया जा सकता था, ऐसा कोई अपराध किया है उसमें जहां दो पृथक क्या कहते हैं आरोप लगाया जा सकता था, तो राज्य सरकार की अनुमति से, यहाँ ये लिखेंगे राज्य सरकार की अनुमति से, सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से उसका पुनः विचारण हो सकता है। ये एक तरीके से अपवाद मान लो। साधारण नियम तो ये कहता है कि उसका दोष सिद्धि अगर दोष मुक्ति हो जाती है तो उसका पुनः विचारण नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अपराध ऐसा था जहां पृथक आरोप लगाया जा सकता, मतलब 2 से अधिक अपराध वाला अपराध था, आरोप वाला अपराध था, उसमें अगर कोई दूसरा आरोप पृथक आरोप लगाया जा सकता था तो उसका विचारण किया जा सकता है। पृथक आरोप कैसा, पृथक आरोप ऐसा होता, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई घोरोपति का अपराध किया, कोई व्यक्ति मर गया, उसके बाद उस पर दूसरा आरोप लग सकता है साधारण, अब वो क्या कहते हैं आपराधिक मानव वध का, तो इस तरीके से उसका दोबारा विचारण किया जा सकता है, ठीक है ना, वो उस तरीके की कंडीशन है। तीसरा देखिए क्या कहता है, ये तो एक उदाहरण है, बाकी कोई जो अपराध है जहां पृथक अपराध बनता हो वहां राज्य सरकार की अनुमति से उस व्यक्ति का क्या किया जा सकता है, पुनः विचारण किया जा सकता है। अगला कहता है, ये 220 की वाली बार में, वो जो अलग उदाहरण दिए वो अलग है, ये 220 की बारे में बात कह रहा है जहां पृथक आरोप बनता हो, ऐसा कोई अपराध है जहां पृथक आरोप बनता हो 220 1 के तहत। तीसरा कहता है इसमें मतलब जो व्यक्ति
ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है या उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोष सिद्ध हुआ है भिन्न कोई अपराध बनता है, जो अभी मैंने उदाहरण दिया उसका है, बनाते हैं, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराधों के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोष सिद्ध किया गया था वे परिणाम नहीं हुए थे या उसका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई अपराध है जब उस पर आरोप लगाया था तब वो स्थितियां नहीं थी, बाद में वो स्थिति बदल के उस पर दूसरा आरोप लग सकता है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया इसी का था, तीसरे का। तो अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति बनती है तो भी उसका दोबारा विचारण किया जा सकता है। जैसे कि अब उदाहरण का आगे आएंगे भी कि एक व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को घोरोपति कारित करता है और 20 दिन बाद 25 दिन बाद वो क्या होता है, वो व्यक्ति मर जाता है, घोरपति के बाद मर जाता है। तो क्वेश्चन आता है तो क्या उसी व्यक्ति का जो है आपराधिक मानव वध के लिए विचारण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, उसका आपराधिक मानव वध के लिए विचारण किया जा सकता। तो ये कह रहा उन्हीं वाले अपराधों में अगर इस तरीके का कोई अपराध है तो उसका दोबारा विचारण किया जा सकता है। पहले घोरपति के लिए था, अब चूंकि वो मर गया है तो उसका आपराधिक मानव वध के लिए क्या हो सकता है, विचारण हो सकता है। ये वाला है तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है जो व्यक्ति किसी कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया गया है उस पर ऐसे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस आरोप को लगाया गया था। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई अपराध है, किसी व्यक्ति पर कोई आरोप है किसी अपराध का और उसमें दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया गया था, चौथा ही पढ़ रहे हैं, हाँ, दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया गया था, होने पर भी उन्हीं कारों से बनने वाले, मतलब कई कार मिलके बने हैं और उस समय वो न्यायालय सक्षम नहीं था, जब वो कार मिलके बन गया तो वो न्यायालय क्या है उसको दोष सिद्धि देने के लिए सक्षम हो गया, तो उन अपराधों के लिए भी उस व्यक्ति का क्या किया जा सकता है, पुनः विचारण किया जा सकता है। पांचवा कहता है इसका पांचवा कहता है कि धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति को, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं कि उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं होती, तो उन्मोचन किए गए व्यक्ति का धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसमें प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। तो कह रहा है कि कोई ऐसा अपराधी जिसको पहले उन्मोचित कर दिया, तो उन्मोचित क्यों करा था कि साक्ष्य नहीं थे पर्याप्त, अब जाके बाद में साक्ष्य पर्याप्त मिल गए हैं, तो उसी अपराध के लिए जिस व्यक्ति को उन्मोचित किया था उसका विचारण उसी अपराध के लिए किया जा सकता है। हाँ, अगर उससे अधीनस्थ न्यायालय है, जिस न्यायालय ने उन्मोचन किया था वो तो डायरेक्ट कर सकता है, अगर वो कोई न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है तो वो अपने जो उसका जो ऊपर का न्यायालय है उसकी अनुमति से क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। उन्मोचन किया है तो जो उसके वरिष्ठ न्यायालय है उसकी अनुमति से क्या कर सकता है, जिस व्यक्ति को उन्मोचित किया था उसका विचारण किया जा सकता है। छठवां कहता है इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 में या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी। तो ये लिखा है कि इस अधिनियम की जो भी बात है, साधारण खंड अधिनियम जनरल क्लॉज जो एक्ट है उसकी धारा 26 या इस अधिनियम की धारा जो 188 है उस पर प्रभाव नहीं डालती, इनको ये प्रभावित नहीं करती हैं ये धाराएं। कुछ दृष्टांत हैं इसी से संबंधित, देखिए पहला कहता है का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है और वह दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब तक कि दोष मुक्ति प्रवत रहे उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यासभंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता। जी उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक व्यक्ति जो है सेवक के रूप में क्या किया जाता है, उसे दंडित किया जाता है सेवक के रूप में चोरी के लिए। तो ये कह रहा है बाद में ना तो उस पर चोरी का कोई आरोप लगाया जा सकता है, ना ही न्यासभंग का कोई आरोप लगाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण कहता है घोरोपति कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है और वह दोष सिद्ध भी किया जाता है। घोरोपति के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। क्षत व्यक्ति मतलब जिसको क्षति हुई थी तत्पश्चात मर जाता है तो आपराधिक मानव वध के लिए का पुनः विचारण किया जा सकेगा। जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था वो यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति को उपहति के लिए दोष सिद्ध किया जाता है और उसके बाद अगर जो उपहत व्यक्ति है वो अगर मर जाता है तो जो व्यक्ति है जिसने उपहति कारित की थी उसको आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, यानी उसका विचारण हो सकता है। अगला कह रहा है खा ने आपराधिक मानव वध के लिए
का पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और दूषित किया जाता है। खा ने हत्या के लिए का उन्हीं तथ्यों के पश्चात विचारण नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है पहले कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध के लिए क्या होता है, दोषित किया जाता है न्यायालय द्वारा। उसके बाद मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, वो हत्या प्रतीत होता है, तो हत्या के लिए उसका पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि लगभग आपराधिक मानव वध और हत्या एक से ही अपराध है ना, इसीलिए। अगला कहता है खास स्वेच्छा से उपहति कारित करने के लिए का पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दूषित किया जाता है। खा को स्वेच्छा से घोरोपति कारित करने के लिए उन्हीं तत्वों पर विचारण नहीं किया जाता, क्योंकि उपहति और घोरोपति लगभग एक ही प्रकार के अपराध है, गंभीरता का अंतर है। तो ये कह रहा है उसका उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। ऐसा एक दो उदाहरण और बचे हैं इसमें। खा के शरीर पर संपत्ति की चोरी करने के लिए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दूषित किया जाता है उन्हीं तथ्यों पर पश्चात का पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा। ये क्या कह रहा है, पहले किसका आरोप लगाया जाता है उस पर, किसी व्यक्ति की शरीर से संपत्ति की चोरी का, बाद में पता पड़ता है कि ये चोरी का अपराध नहीं है, ये लूट का अपराध है, तो लूट के अपराध के लिए उसे दोषित किया जा सकता है दोबारा से। अगला कह रहा है घा को लूटने के लिए का खा गा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वे दोषित किए जाते हैं लूटने के लिए। मतलब पहले संख्या कम थी, अब बाद में पता पड़ी कि संख्या ज्यादा थी, तो वो लूट की जगह वो क्या काय में बदल गया, वो अपना डकैती में बदल गया। तो ये कह रहा है क्या उनके डकैती का विचारण किया जा सकता है, तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर उनका डकैती के लिए विचारण किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि वो भिन्न अपराध बन रहा है। क्या हो रहा है, एक पृथक अपराध बन रहा है, इसीलिए उसको एक ही अपराध नहीं माना जाएगा, उसको अलग अपराध माना जाएगा, इसीलिए उस व्यक्ति का क्या है पुनः विचारण किया जा सकता है। चूंकि वो एक अपराध मिलके दो तीन अपराध मिलके या कह लीजिए उसकी गंभीरता बढ़ के कोई अन्य अपराध बन जाता है, इसीलिए उसका उन्हीं तत्वों के आधार पर किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है। उसको वही अपराध नहीं माना जाता, इसीलिए उसका उन तथ्यों पर क्या किया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है, पृथक अपराध बन जाता है ना। अब देखिए सेक्शन जो है 302, सेक्शन 302 क्या कहता है सेक्शन 302 कहता है लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी है लोक अभियोजक द्वारा, लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी। सर 301 है। ये लोक अभियोजक के द्वारा हाजिरी, एक मिनट आवाज नहीं आ रही। 301 है सर, 301। ओहो 301 है, ओके ओके ठीक है। सेक्शन क्या है 301, 301 है लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी। धारा 301 है लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी। पहला इसमें क्लॉज कहता है, देखिए पहला कहता है किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच विचारण या अपील के अधीन है किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। ये क्या कह रहा है, आप साधारणतः जानते हो कोई भी वकील जब न्यायालय में पेश होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, लिखित प्राधिकार मतलब वकालतनामा लगाना पड़ता है पैरवी करने के लिए। लेकिन लोक अभियोजक हो चाहे सहायक लोक अभियोजक हो, इनको ऐसा नहीं करना पड़ता, ये बगैर लिखित प्राधिकार के न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं और पैरवी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इनको नियुक्ति किया जाता है इसलिए। तो ये लिखा है कि ये बगैर किसी प्राधिकार के न्यायालय में अभिवचन कर सकते हैं, बगैर किसी प्राधिकार के मतलब अधिकार पत्र वगैरह पेश किए बगैर ये न्यायालय में जा सकते हैं और पैरवी मामले की कर सकते हैं। कौन कौन, लोक अभियोजक, साथ साथ इनका सहायक लोक अभियोजक होता है वो भी इसमें शामिल है। तो लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक को न्यायालय में पैरवी करने के लिए अपनी तरफ से कोई लिखित प्राधिकार देने की आवश्यकता नहीं होती। तो बगैर लिखित प्राधिकार के, बगैर लिखित प्राधिकार के, ठीक है, प्राधिकार लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती इन्हें। तो बगैर लिखित प्राधिकार के ये क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जाकर के मामलों का संचालन कर सकते हैं, हाजिर हो सकते हैं न्यायालय के समक्ष। दूसरा इसलिए हाजिर हो सकते हैं कि राज्य सरकार ने इनको नियुक्ति इसीलिए किया है ना पैरवी करने के लिए। तो इनको न्यायालय में बार बार फिर क्या तमाम केस आते तो हर केस में ये थोड़ी ना अपना लिखित प्राधिकार देते फिरेंगे, इसीलिए ये बगैर लिखित प्राधिकार के न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, हाजिर हो सकते हैं और अभिवचन कर सकते हैं।
दूसरा कहता है किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी प्लीडर को अनुदेश देता है तो मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसे अनुदिष्ट प्लीडर उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क पेश कर सकेगा। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आप तो जानते हैं शासन की तरफ से तो लोक अभियोजक ही होता है, लेकिन अगर पार्टी चाहती कि नहीं हमें अपना एक प्राइवेट वकील भी रखना है तो अपना प्राइवेट वकील रख सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट वकील रखा जाएगा वो लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन रहेगा और उसके निर्देशों के अधीन ही कार्य करेगा, लोक अभियोजक को या सहायक लोक अभियोजक को। अगर कोई आप जानते हैं कि कोई अपराध होता है तो अपराध राज्य के विरुद्ध माना जाता है और राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है, इसीलिए उस मामले की पैरवी कौन करता है, लोक अभियोजक करता है। लेकिन अगर आपको लगता है लोक अभियोजक ठीक से काम नहीं करेगा और आप कोई प्राइवेट वकील रखना चाहते हो तो आप प्राइवेट वकील रख सकते हो, लेकिन उस मामले का पैरवी कौन करेगा, उस मामले की पैरवी लोक अभियोजक ही करेगा। भले ही आपने प्राइवेट वकील रखा हो फिर भी उस मामले की पैरवी कौन करेगा, लोक अभियोजक ही करेगा और जो प्राइवेट वकील है वो लोक अभियोजक के अधीन रह करके कार्य करेगा। बाद में जो प्राइवेट वकील है जब मामला जो पूरी पुस्तिका क्या हो जाती है, पूरा साक्ष्य हो जाता है, तो जो वकील है जो आपने प्राइवेट रखा है वो लिखित साक्ष्य दे सकता है न्यायालय में। लिखित में साक्ष्य या कह लीजिए लिखित में जो भी अपने कथन कह लीजिए, लिखित में क्या कर सकता है, लिखित में अपने तर्क, लिखित में तर्क पेश कर सकता है न्यायालय के समक्ष। लिखित में क्या कर सकता है, अपने तर्क वगैरह पेश कर सकता है। कब, लास्ट में जब पूरे साक्ष्य वगैरह हो जाते हैं तो लिखित तर्क पेश कर सकता है जो प्राइवेट वकील आपने रखा है वो। बस इतना याद रखिए, प्राइवेट वकील अगर रखा भी है किसी मामले में तो वो लोक अभियोजक के अधीन रहते हुए कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 302 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। सेक्शन 302 कहता है संचालन करने की अनुज्ञा, अभियोजन। अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। ये क्या है अनुज्ञा के बारे में कि अभियोजन के संचालन के लिए अनुज्ञा दी जा सकती। ये कहता है इसमें पहला क्लॉज, किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालन किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है, किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार ना होगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि भैया न्यायालय चाहे तो किस रैंक का कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है। सामान्यतः तो आप जानते हैं कि किसी मामले में जो पैरवी है लोक अभियोजक के द्वारा की जाती है, जो शासकीय तरफ से होते हैं, तो उसमें से पैरवी कौन करता है, लोक अभियोजक ही करता है। लेकिन अगर न्यायालय चाहता है तो किस रैंक का पुलिस अधिकारी है इसमें, जांच या विचारण में मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो तो निरीक्षक, ये याद रखना है आपको। एक मिनट, निरीक्षक ये रैंक है, निरीक्षक की रैंक से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। तो निरीक्षक से ऊपर की रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि भाई ये मामले का संचालन कर सकता है तो इसको भी मामले का संचालन करने की अनुमति न्यायालय दे सकता है। लेकिन इसके लिए क्या क्या जरूरत है, न्यायालय की अनुमति जरूर है। बगैर न्यायालय की अनुमति के मामले का संचालन नहीं कर सकता। अगर न्यायालय ने उसको अनुमति दी है मामले का संचालन करने की तो निरीक्षक से ऊपर की रैंक का कोई पुलिस अधिकारी जो है मामले का संचालन कर सकता है। ये कब करता है, जब लोक अभियोजक उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो ये न्यायालय से आवेदन करता है कि श्रीमान सुन लिया जाए। अगर न्यायालय श्रीमान इनको सुन लेते हैं और इनको अनुमति दे देते हैं, अगर निरीक्षक की रैंक से ऊपर का है तो न्यायालय इनको अनुमति दे सकता है। बाकी जो है ये कह रहा है कि अगर महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, लोक अभियोजक होता है, सहायक लोक अभियोजक होता है, इनको छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति अगर मामले की पैरवी करता है तो उसको न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। और इन लोगों को अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन को, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, इसके अलावा सहायक लोक अभियोजक होता है, लोक अभियोजक होता है, इन लोगों को न्यायालय में जो है संचालन करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बाकी जितने लोग होते हैं उनको मामले का संचालन करने के लिए न्यायालय में अनुमति लेनी पड़ती है।
अब देखिए परंतु जुड़ा है, परंतु लिखा है, ये परंतु ये है कि मामले से जुड़ा नहीं होना चाहिए। परंतु लिखा, परंतु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध में अन्वेषण में जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है भाग लिया है, तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। ये भी याद रखना है कि कोई पुलिस वाला जो है मामले का संचालन कर तो सकता है अगर न्यायालय उसे अनुमति देता है तो, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी नहीं होना चाहिए, मतलब उस मामले में उसने अन्वेषण ना किया हो। अगर उसने स्वयं ने अन्वेषण किया है तो फिर वो मामले का जो है क्या कहते हैं संचालन नहीं कर सकता। अगर कोई पुलिस वाले ने मामले में स्वयं इन्वेस्टिगेशन किया है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो मामले का संचालन नहीं कर सकता, यानी कोई अन्य पुलिस अधिकारी मामले का संचालन कर सकता है जो निरीक्षक से ऊपर की रैंक का हो। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है। ये क्या कह रहा है कि अभियोजन का जो संचालन व्यक्ति करता है वो या तो स्वयं ऐसा कर सकता है या प्लीडर के माध्यम से ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? मामले का संचालन कर सकता है। अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति या तो स्वयं संचालन कर सकता है या प्लीडर के माध्यम से कर सकता है। दूसरा और देखिए इसमें क्या कहता है, नहीं एक मिनट, दूसरा ज्यादा निकल गया। कौन सा चलता? 302। हाँ इसमें दूसरा नहीं, दो ही थे। इसके बाद है 303, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। ये डिफेंस का अधिकार है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसका डिफेंस का अधिकार दिया गया है। देखिए जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी स्वाभाविक सी बात है कि उसे डिफेंस का अधिकार भी दिया जाएगा, वो अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। 303 कहता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। सेक्शन 300 प्रतिरक्षा लिख लीजिए बस, प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार। किसका प्रतिरक्षा का अधिकार? जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें लिखा है जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध करने के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है उसका यह अधिकार होगा कि वे अपने पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। ये राइट है व्यक्ति का, जिसमें लिखने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगा है तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने लिए क्या कर सकता है, कोई अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है और उसके माध्यम से क्या कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है। तो अधिवक्ता वो रख सकता है और उसके द्वारा क्या कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है। ये क्या है, ये जो भी अभियुक्त वगैरह है उसका क्या है, ये राइट है। ये राइट दिया है किसके में? 300। सेक्शन ही याद रखना है आपको, बस सेक्शन याद रखना है इसमें। तो ये क्या है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये उस हर व्यक्ति का अधिकार है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अब देखिए 304, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ये सारे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद रखने हैं आपको, सेक्शन याद रखने हैं। एक बार बस पढ़ लिया सुन लिया, बाकी सेक्शन आप याद रखना है। इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कि जब सेशन न्यायालय के समक्ष, किस न्यायालय के समक्ष? सेशन न्यायालय के समक्ष। जब सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वह न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। ये क्या कह रहा है? सेशन न्यायालय के समय, ये याद रखें कौन सा न्यायालय, और नीचे न्यायालय में भी हो सकता है लेकिन ये अपन पढ़ रहे हैं सेशन न्यायालय के समय। जब ये कह रहा है कि सेशन न्यायालय के समक्ष जब कोई अभियुक्त उपस्थित होता है और उसका बचाव करने के लिए उसकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है और न्यायालय को देखकर ये लगता है कि ये व्यक्ति जितना गरीब है या मान लीजिए ये जो है अपना प्लीडर स्वयं नियुक्त नहीं कर सकता है, तो सेशन न्यायालय क्या कर सकता है? राज्य के खर्चे पर क्या कर सकता है? उसे एक प्लीडर उपलब्ध करा सकता है जो उसकी तरफ से मामले में पैरवी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य के व्यय पे प्लीडर किस धारा में दिया जाता है? 304 में। तो ये पूछा जाता है ये सेक्शन। तो राज्य के व्यय पे प्लीडर उपलब्ध कराया जाएगा जो भी व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्लीडर उपलब्ध नहीं करा पाता है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति खाली पहुंच जाता है तो न्यायालय उससे पूछता है भैया क्या आप वकील है, आपका तरफ से कोई वकील है कि नहीं है? वो कहता भाई नहीं है वकील। तो न्यायालय कहता है कि आप वकील रखवाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उसका खर्चा नहीं देना पड़ेगा, राज्य सरकार आपको वकील देगी। क्या आप रखवाना चाहते हैं? अगर वो कहता है कि रखवाना चाहते हैं तो दे देगा, अगर नहीं कहता कि नहीं मेरे को कोई वकील की जरूरत नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो कहता है कि भाई मुझे वकील की जरूरत नहीं, मैं तो अपना खुद ही करूंगा, तो खुद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहता है कि हाँ मुझे वकील की आवश्यकता है तो राज्य के व्यय पर उसे क्या दिलाया जाएगा? वकील उपलब्ध कराया जाएगा।
दूसरा जो क्लॉज है वो ये तो सेशन न्यायालय की बात होगी, ये निचले न्यायालयों में भी ये व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा क्लॉज कहता है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग, ऐसे प्लीडरों को न्यायालय की जाने वाली सुविधाओं का, ऐसे प्लीडर सरकार द्वारा संदेह फीसों का और साधारण उपधारा 1 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपबंध वाले नियम बना सकेगी। ये कह रहा है दूसरा नियम वगैरह कि अब जब प्लीडर नियुक्त किए जाते हैं तो वो सरकारी जो वकील होते हैं उनमें से नियुक्त किए जाते हैं, पैनल जो होता है उसमें से नियुक्त कर लिए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जब कोई वकील को नियुक्त करेंगे तो उसकी फीस क्या होगी, किस तरीके से नियुक्त किया जाएगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, वो सारी बातें जो है राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से क्या करेगी, तय करेगी। तो ये कोई खास नहीं है। हाई कोर्ट के परामर्श से क्या करेगी राज्य सरकार है, उसकी शर्तें, नियुक्ति की शर्तें वगैरह क्या है, योग्यता वगैरह क्या है, उसके बारे में क्या करेगी, तय करेगी। तीसरा कहता है, तीसरा ये राज्य सेशन न्यायालय से निचले न्यायालयों के बारे में कह रहा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए उपधारा 1 और 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जो सेशन न्यायालय के समक्ष उपबंधों में लागू होते हैं। मतलब ये तीसरा क्लॉज ये कह रहा है कि जैसी सेशन न्यायालय में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था राज्य सरकार उस तारीख से, जिस तारीख को वो नियत करे उस तारीख से कर सकती है। मतलब सेशन न्यायालय में तो आपको अधिवक्ता मिलेगी, वकील मिलेगी राज्य के व्यय पर, और नीचे के न्यायालय में भी राज्य सरकार अगर चाहे तो नीचे के न्यायालयों में भी राज्य के व्यय पर वकील उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, ये कहता है। तो इसमें सेक्शन ही बस आपको याद रखना है कि राज्य के व्यय पे जो है वकील उपलब्ध कराया जाता है, कहां पे, 304 में। अब देखिए 305 305 क्या कहता है। 305 कहता है प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्री की सोसाइटी अभियुक्त है। ये कह रहा है कि जब निगम है, निगम होते हैं या रजिस्ट्री की कोई सोसाइटी है, ये थोड़ा सा कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, जब निगम होता है या कोई कंपनी होती है या रजिस्ट्री की कोई सोसाइटी वगैरह होती है तो बात कह रहा है कि भैया जब यही लोग अभियुक्त हैं तो कैसे किया जाएगा मामला। सीधा सीधा है, पहला क्लॉज इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये कहता है इस धारा में निगम से कोई कंपनी, कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। तो ये पहले तो इसने अर्थ बता दी कि निगम में क्या क्या शामिल है। निगम में क्या क्या शामिल है इस धारा में, ये कह रहा है कोई कंपनी है, निगमित निकाय वगैरह है, या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत कोई सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत होती है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। खैर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। दूसरा देखिए क्या कहता है, जहां कोई निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, वहां ऐसी जांच या विचारण प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं होगी। ये क्या कह रहा है भाई कि मान लीजिए अब निगम है, कंपनी है, और इसमें से ये मान लो निगम या कंपनी भी मान लीजिए कोई एक अभियुक्तों में से एक उसका नाम आता है, तो उनकी तरफ से कौन करेगा। तो कह रहा है कंपनी की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है और वो जाके मामले में क्या करेगा, पैरवी करेगा उसकी तरफ से, है ना, उस हिसाब से। तीसरा कहता है इसमें जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर होता है वहां इस संहिता की इस अपेक्षा का कि कोई बात अभियुक्त की हाजिरी में की जाएगी, अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि वह बात प्रतिनिधि की हाजिरी में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी या समझाई जाएगी, और किसी ऐसी अपेक्षा का कि अभियुक्त की परीक्षा की जाए, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी। तो कह रहा है ये जहां भी ये शब्द आता है कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, अभियुक्त की हाजिरी में साक्ष्य दिए जाएंगे, तो चूंकि कंपनी कोई व्यक्ति तो होती नहीं है तो उनकी तरफ से जो भी प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, प्रतिनिधि जो भी मतलब व्यक्ति तो होती है लेकिन जीवित व्यक्ति नहीं होती, तो कंपनी जो प्रतिनिधि होता है उसी के माध्यम से वे सारी कार्रवाइयां की जाएंगी। वहां ये शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि प्रतिनिधि की उपस्थिति में साक्ष्य लिया गया, प्रतिनिधि के समक्ष कार्रवाई की गई, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाया गया, बस वो इतना सा अंतर आएगा। तो वहां प्रतिनिधि का उपस्थिति का मतलब यही मान लीजिएगा कि अभियुक्त की उपस्थिति में सारे साक्ष्य हो रहे। अगर मान लीजिए प्रोविजन सीआरपीसी में है कि कोई साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा तो वहां अर्थ लगाया जाएगा कि उप कंपनी के मामले में या निगम के मामले में कि वो प्रतिनिधि के सामने साक्ष्य लिया जाएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। पांचवा कहता है जहां निगम के प्रबंधक, चौथा कहता है जहां निगम का कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता वहां ऐसी कोई अपेक्षा जो उपधारा 3 में निर्दिष्ट है लागू नहीं होगी। जो कह रहा है कि अगर कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो फिर जो ऊपर जो अपेक्षा है वो लागू नहीं होगी, तो तीसरा वाला जो नियम है वो लागू नहीं होगा। पांचवा क्या कहता है,
जहां निगम के प्रबंधक निदेशक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जो निगम के कार्यालय का प्रबंधन करता है या प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों में से एक है, हस्ताक्षरित किया गया तात्पर्य इस भाव का लिखित कथन फाइल किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वहां न्यायालय जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है। ये कह रहा है कि जब तक तत्प्रतिकूल नहीं साबित कर दिया जाता वो प्रतिनिधि के बारे में, और वो प्रतिनिधि अगर न्यायालय में उपस्थित होता है किसी निगम की तरफ से, तो उसका जो प्रबंधक वगैरह है जो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, तब तक ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति कंपनी के द्वारा ही नियुक्त किया गया व्यक्ति था। छठवां कहता है, यह प्रश्न उठता है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं, तो उस प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो ये कह रहा है कोई डाउट होता है कि भाई जो व्यक्ति उपस्थित हुआ है न्यायालय में वो कंपनी या निगम का प्रतिनिधि था या नहीं, तो था, तो इसका निराकरण भी कौन करेगा? इसका निराकरण भी न्यायालय को करना पड़ेगा। तो इसका निराकरण भी न्यायालय करेगा। तो कोई खास बात इसमें निकल के नहीं आई, बस इतनी सी बात निकल के आती है कि जब कंपनी वाले अपराध होंगे तो उसमें जो पैरवी वगैरह जो कौन के माध्यम से उपस्थित होगी? कंपनी प्रतिनिधि की तरफ से उपस्थित होगा। उसमें कंपनी एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देगी और वो प्रतिनिधि के माध्यम से पूरी के पूरी जो भी कार्रवाइयां होती हैं प्रतिनिधि के माध्यम से की जाएंगी। तो एक ही शब्द इसमें है कि जो कंपनी अगर अपराध करती है या निगम कोई अपराध करता है या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी कोई अपराध करती है, तो वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होगी, है ना। तो उनका एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, और जो कार्रवाई नॉर्मली होती है वो प्रतिनिधि के माध्यम से की जाएंगी। ठीक है, बस इतना सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि इसमें इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, वो तो समझाने के लिए सारी चीजें लिखी हैं। बाकी आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी कंपनी वगैरह निगम वगैरह की तरफ से कार्रवाई की जाती है प्रतिनिधि के रूप में की जाती है, प्रतिनिधि के द्वारा की जाती है, जो नियुक्त किया जाता है। 306 जो है आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सेक्शन 306, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी जैसे 304 इंपॉर्टेंट है वैसे 306 भी इंपॉर्टेंट है। सह अपराधी को क्षमादान, ये याद रखें, सह अपराधी को क्षमादान। देखिए सह अपराधी कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो मिलकर के किसी अपराध को करता है या उसमें सहयुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति सह अपराधी कहता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कह लीजिए मिलकर के कोई अपराध करते हैं, तो उनमें से जो व्यक्ति शामिल होते हैं उस अपराध में वो क्या कहलाते हैं? सह अपराधी कहलाते हैं। एक दूसरे से मिलके करते हैं तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सह अपराधी कहलाते हैं। अब ये कह रहा है सह अपराधी को क्षमादान, दो व्यक्तियों ने मिलकर अपराध किया, ए और बी ने मिलकर अपराध किया, तो इसमें से ए को क्षमादान। ऐसा क्यों? ऐसा कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, वो किन शर्तों पे वो नीचे लिखा है कि कब उसे क्षमादान दिया जाएगा, है ना। जब वो राज साक्षी वगैरह हो जाता है ना, गवाह बन जाता है सरकारी, तो सरकार उसको उस शर्त के आधार पर कि भैया आप जो है सच सच बता दो, आपको हम क्षमादान दे देंगे। तो उस आधार पे उसी तरीके की कई कंडीशन है इसमें। पहला कहता है किसी ऐसे अपराध से जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से। मैंने कहा ना साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, लिखा है साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से। साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, एक मिनट, साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से कहाँ थे? साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, तो कौन कौन कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण करने के लिए किसी प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा कर दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबंध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिसकी उसे जानकारी हो पूर्णतः सत्य प्रकट करे। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी साक्ष्य की आवश्यकता होती है, साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है और अगर कोई सह-अभियुक्त उनके हाथ में लग जाता है, तो ये कह रहा है या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या
महानगर मजिस्ट्रेट या मामले का संचालन कर रहा है कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो जो भी सह अपराधी है उससे ये कह सकता है कि भैया जो भी आपके पास जानकारी हो मामले से जुड़ी हुई, जो अपराध हुआ उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी हो, अगर आप सत्य सत्य बता देंगे तो हम आपको क्या कर देंगे, इसी शर्त पे क्या कर देंगे, क्षमादान कर देंगे, आपकी जो सजा है वो खत्म कर देंगे या कम सजा मिलेगी आपको। इस तरीके की शर्त पे उसको क्षमादान दिया जा सकता है, उसको क्षमादान दे सकता है न्यायालय उससे क्षमादान। किस दृष्टि से? साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि। कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उसके लिए न्यायाधीश मजिस्ट्रेट उससे कह सकता है। तो कौन कौन से मजिस्ट्रेट कह सकते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, महानगर मजिस्ट्रेट है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्षमादान करने की शक्ति कौन कौन से मजिस्ट्रेट को है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होती है, महानगर मजिस्ट्रेट को होती है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को होती है। ठीक है, ये शर्तों के अधीन उसको क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि अपनी गवाही दे दो, मामले से जुड़े हुए तथ्यों को सही सही बता दो, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है यह धारा निम्नलिखित को लागू होगी, अन्यथा सेशन न्यायालय या दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध, ये कहते हैं सेशन न्यायालय में भी क्षमादान दिया जा सकता है, उन न्यायालयों में भी ये लागू होगा। ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध, ये कह रहा है कौन 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 से मामलों में लागू हो सकता है? जो सेशन न्यायालय द्वारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष जो न्यायाधीश है उनके द्वारा विचारणीय कोई मामले हैं, या ऐसा कोई अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक की अवधि या उससे कठोर अवधि का कारावास से दंडादेश किया जा सकता है, ऐसे अपराधों में लागू होगी। अगला कहता है, एक मिनट, अगला कहता है तीसरा इसका, प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान करता है ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा, बाकी कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं इसीलिए। दूसरा कहता है वह अभिलिखित करेगा कि क्षमादान उस व्यक्ति द्वारा जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रति लिपि निःशुल्क देगा। तो ये कह रहा है जब भी कोई मजिस्ट्रेट क्षमादान किसी व्यक्ति को करता है तो वो कारणों को लेखबद्ध करता है कि क्यों किन वजह से उसको क्षमादान कर रहा है, और अगर क्षमादान की शर्तें जो है सामने वाले को बता दी गई हैं कि नहीं बता दी गई हैं, ये सारी बातों के बारे में मजिस्ट्रेट लेखबद्ध कथन करेगा, और साथ ही साथ वो जो कथन किया है उसकी प्रतिलिपि जो अभियुक्त है जिसको क्षमादान दिया गया उसको दे दी जाएगी कॉपी। चौथा कहता है, देखिए इसको केवल पढ़ना है इसीलिए, चौथा कहता है उपधारा 1 के अधीन क्षमादान स्वीकार करने वाले मजिस्ट्रेट प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चातवर्ती विचारण में यदि कोई हो साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। अब चूंकि समाधान हो गया है उस व्यक्ति का, तो समाधान हो गया तो फिर उसकी आगे जो भी परीक्षा होगी किस रूप में होगी? साक्षी के रूप में, क्योंकि वो साक्षी बन गया, राज्य साक्षी हो जाता है ना, तो वो साक्षी बन गया, तो फिर उसकी अभियुक्त के रूप में परीक्षा ना होकर कैसे परीक्षा होगी? उसकी परीक्षा साक्षी के रूप में की जाएगी। चूंकि पहले वो अभियुक्त था, है ना, अपराध किया था तो अभियुक्त था, तो अभियुक्त के रूप में परीक्षा होती, लेकिन चूंकि उसे क्षमादान कर दिया गया है, वो राज साक्षी हो गया है, तो अब उसके आगे जो परीक्षा होगी कैसे होगी? जैसे साक्षियों की परीक्षा होती है, या कह लीजिए साक्षी के रूप में ही उसकी परीक्षा आगे होगी। आगे कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर ना हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वो पहले से ही जमानत ना क्या कहते हैं जमानत पे अगर नहीं है तो विचारण खत्म होने तक क्या करा जाएगा? उसको अभिरक्षा में ही रखा जाएगा कि भैया पहले विचारण खत्म हो जाए तब छोड़ेंगे आपको, नहीं तो आप भाग गए, फरार हो गए, है ना। तो फिर आपने क्षमादान की शर्तों का मान लिया और आपने इसलिए माना था कि भैया आप फरार हो जाओगे। अगर पहले से जमानत पे है तो वो बात अलग है, अगर नहीं है तो जब तक विचारण खत्म नहीं हो जाता तब तक इनको क्या रखा जाएगा? जेल में ही रखा जाएगा। अगर क्षमादान की शर्त मंजूर भी हो जाती है तो इनको जेल में डाला जाएगा, और जब तक जेल में रखा जाएगा जब तक विचारण पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है। पांचवा कहता है जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन किया गया क्षमादान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा 4 के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामलों में अतिरिक्त जांच के बिना, ये कह रहा है कि भाई जब किसी व्यक्ति ने अगर क्षमादान स्वीकार कर लिया तो मामले में जो मजिस्ट्रेट है अतिरिक्त जांच के बने क्या क्या कर सकता है? पहला है इसमें, यदि मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो तो उसे सुपुर्द कर देगा। ये कह रहा है कि क्षमादान अगर मामला जो कैसा है, अगर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो तो उस मामले को क्या कर देगा? उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा, कमिट कर दिया जाएगा। यदि अपराध अनन्यतः दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952, ये पुरानी विधि लिखी 1952 अब नहीं है, के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के
न्यायालय द्वारा विचारणी है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के जिस न्यायालय के उस द्वारा विचारणी है मामला उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। या फिर मामला जैसे उसने क्षमादान कर दिया तो सीजीएम को भेज दिया जाता है, फिर सीजीएम जो भी मजिस्ट्रेट सक्षम होता है उसके पास उस मामले को भेज देता है। ठीक है। अगला कहता है किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा। तो ये कह रहा है कि सीजीएम के हवाले कर दिया जाएगा, तो सीजीएम क्या करेगा, उसका खुद विचारण करेगा। या तो सेशन न्यायालय को भेज दिया जाएगा या विशेष न्यायालय को भेज दिया जाएगा या फिर अन्य परिस्थिति में सीजीएम के पास भेज दिया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो। और फिर ये क्या करेंगे, उस मामले का विचारण करेंगे। अब देखिए धारा 307 सेक्शन 307 सेक्शन 307 कहता है क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। देखिए ये क्या कहता है कि क्षमादान का निर्देश देने की क्या शक्ति है। ये कहता है मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किंतु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या संसर्गिक समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमादान कर सकते हैं। ये वही बात लिखी है कि जो मामला जाता है उसी शर्त पर मतलब वही शर्त कि भैया आप मामले के तथ्यों के बारे में बताएंगे और जिस न्यायालय में वो मामला चल रहा है वो ही न्यायालय क्या कर सकता है, उसको उसी की शर्त के आधार पर क्षमादान दे सकता है। शर्त यही होगी कि आप मामला में जो भी तथ्य से जुड़ी हुई घटनाएं वगैरह हैं, अपराध से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं वगैरह हैं उसके बारे में आप बताएंगे। और अगर वो शर्त को मान लेता है तो जिसलिए जो भी न्यायालय जिसमें मामले का संचालन चल रहा है वो न्यायालय उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, उसी की शर्त के आधार पर क्षमादान दे सकता है। यह है 307 में क्षमादान देने की शक्ति कौन देता है, जिस न्यायालय में मामला चल रहा है या जिस मामले को मामला सुपुर्द किया गया है, जिस मामले को सुपुर्द किया है मामला मतलब जिस मामले में भेजा गया है मामला, या कह लीजिए जो न्यायालय उसका विचारण कर रहा है, तो जो विचारणीय न्यायालय है उसी के शर्त के आधार पर क्या कर सकता है, उसको क्षमादान दे सकता है। तो विचारणीय न्यायालय क्या कर सकता है, उसको क्षमादान दे सकता है। अब देखिए सेक्शन 308 क्या कहता है। सेक्शन 308 कहता है क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। ये तो आप जानते हैं कि भैया क्षमा की शर्तों का पालन नहीं करेगा तो क्या हो, फिर तो विचारण होगा उसका दोबारा से। क्षमा की शर्तें का पालन नहीं करता, शर्तों का अगर पालन नहीं करता है कोई व्यक्ति, शर्तों का पालन नहीं करता तो फिर क्या होगा, क्षमा की शर्तों का पालन नहीं करता तो क्या होगा, तो फिर उसका विचारण होगा। यही इसमें लिखा है कि पहला कहता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 306 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक प्रमाणित करता है, मतलब लोक अभियोजक ही प्रमाणित करेगा कि भाई इसने क्षमा की शर्तों का पालन नहीं किया या शर्तों का उल्लंघन किया है, कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान किया गया था। वहां ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके बारे में उसे ऐसे क्षमादान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्त नहीं किया जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि अगर उसने क्षमादान की जो भी शर्तें रही उनका उल्लंघन के, पहले तो क्वेश्चन ये आता है इसमें 308 में कि कोई अभियुक्त है जिसने क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन किया है, इस बात को कौन सिद्ध करता है, इस बात को लोक अभियोजक सिद्ध करता है। ये याद रखना है, कौन सिद्ध करता है, लोक अभियोजक। लोक अभियोजक न्यायालय में ये सिद्ध करता है कि जो भी अभियुक्त है या जिसको क्षमादान दिया गया था व्यक्ति को, उसने क्षमा की शर्तों का पालन नहीं किया है या कोई ऐसी आवश्यक बात थी जो इसको बताना चाहिए थी और इसने जानबूझ करके, मतलब पता होते हुए भी
नहीं बताई है, इसका मतलब है कि इसने जो है क्षमा की शर्तों का क्या किया है, पालन नहीं किया है। तो ये ये कौन सिद्ध करता है, ये लोक अभियोजक सिद्ध करता है न्यायालय में कि इसने क्षमा की शर्तों का पालन नहीं किया है। तो क्वेश्चन यही आता है कि इस बात को कौन सिद्ध करता है, इस बात को मामले का जो वादसाधक लोक अभियोजक होता है वो सिद्ध करता है न्यायालय में कि इसने किसी अत्यावश्यक बात को छुपा लिया है। अब दूसरी बात ये कहता है कि अब चूंकि उसने शर्त को छुपा लिया है या कोई बात को छुपा लिया है, यानी कि उसने जो है क्षमा की शर्तों का पालन नहीं किया, तो क्या किया जाएगा, तो फिर उसका विचारण होगा। कैसे विचारण होगा, उस अपराध के लिए जिस अपराध के लिए उसे क्षमा दान दिया था उसी अपराध के लिए उसका पुनः विचारण किया जा सकता है। साथ ही साथ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी उसका विचारण किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन परंतु ये कहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्त नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है अगर पहले तो दोनों संयुक्त अपराधी थे, लेकिन अब चूंकि बात जो पहले इसने शर्तों को मान लिया, राजसाक्षी हो गया, लेकिन फिर भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया, और तो इसका दोबारा जो विचारण होगा तो अलग से किया जाएगा। इसका विचारण कैसे किया जाएगा, अलग से, साथ में विचारण नहीं किया जाएगा। जो सहअभियुक्त थे जिसके साथ मिलकर इसने अपराध किया था, तो इसका विचारण कैसे चलेगा, अलग से चलेगा, उसके साथ नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्या, एक बार एक अब इधर यहाँ एक वो होते वो स्थिति हो जाती है ना, यहाँ के रहे ना वहां के रहे। पहले इन्होंने इसका साथ छोड़ा, अब यहाँ पे आ गए और यहाँ पे न्यायालय से भी दगाबाजी कर दी, अब इसके साथ विचार होगा तो ठीक नहीं रहेगा ना। इसीलिए ये कह रहा है कि इस तरीके का जो प्रोविजन किया गया है कि इस व्यक्ति का जो है विचारण अलग किया जाएगा, उसके साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। परंतु कहता है, परंतु एक और है इसमें, परंतु यह और कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा, और धारा 195 या धारा 340 की कोई बात उस अपराध को लागू नहीं होगी। ये क्या कह रहा है कि मिथ्या एविडेंस का, मिथ्या जो साक्ष्य देने का विचारण है इसका, जी हाईकोर्ट की अनुमति से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब अगर मिथ्या साक्ष्य देने का भी विचारण करना है संघ में, तो इसमें हाईकोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर हाईकोर्ट की अनुमति अगर देता है तो फिर मिथ्या साक्ष्य के लिए भी इसका विचारण हो सकता है। दूसरा कहता है क्षमादान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया और धारा 164 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, धारा 306 की उपधारा 4 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा। ये क्या कह रहा है, 164 में क्या होता है, इनके बयान वगैरह होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी बयान वगैरह इसने दिए थे जब इसका विचारण चल रहा है, काय के लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, या ये पलट गया है, तो जो भी बयान इसने मजिस्ट्रेट के सामने पहले दिए थे उस समय, वो कथन खुद इसके विरुद्ध भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, साक्ष्य में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भले ही ये पलट गया, अब चूंकि इसका खुद का विचारण हो रहा है, तो इसने जो भी कथन पहले किए थे उन कथनों का विचारण जो है इसके विरुद्ध ही किया जा सकता है। संस्वीकृति वगैरह होती है ना 164 में, तो जो संस्वीकृतियां वगैरह इसने की थी पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो संस्वीकृतियां वगैरह की थी इसने, जो अपराध स्वीकार किया था, अब अपराध उसमें संस्वीकृति की होगी कि भाई हम दोनों ने मिलकर अपराध किया था और इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो संस्वीकृति जो इसने पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष की थी, इसके विरुद्ध साक्ष्य में इस्तेमाल लाई जा सकती है, ठीक है। आगे कहता है तीसरा, ऐसे विचारण में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर लिया है जिन पर क्षमादान दिया गया था, और जब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया है। तो ये कह रहा है कि उसको अपना मौका, अपना बचाव रखने का भी पक्ष होगा। वो ये भी न्यायालय में कह सकता है कि नहीं, मैंने शर्तों का पालन किया, मैंने कोई जो भी बात है वो कुछ नहीं छिपाई है, मैंने सारी शर्तों का पालन किया है। वो अपना कथन न्यायालय के समक्ष रख सकता है। अब उसकी बातों का खंडन कौन करेगा, उसकी बातों का खंडन लोक अभियोजक करेगा। वो अपने तरफ से कथन रख सकता है और लोक अभियोजक जो वो बातें कह रहा है उसका खंडन कर सकता है। उसको करना पड़ेगा। अगर वो कर देता है तो ठीक है, नहीं कर देता तो न्यायालय यही मानेगा कि भाई इसने शर्तों का पालन किया, और अगर वो उसकी बातों का खंडन कर देता तो न्यायालय मानेगा कि इसने शर्तों का पालन नहीं किया है ना। तो एक दूसरे की बातों को खंडन करना पड़ता है, तो यहाँ उसको अपनी बात रखने का भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। चौथा कहता है, ऐसे विचारण के समय पहला, यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे और समझाए जाने के पूर्व, ये क्या कह रहा है, दोनों पढ़ लेते हैं फिर। यदि वह मजिस्ट्रेट का न्यायालय तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे क्षमादान दिया गया था। तो ये न्यायालय का कर्तव्य है, ड्यूटी जोड़ी गई है कि अगर सेशन न्यायालय है तो अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा जो भी कथन वगैरह थे उसके। दूसरा है, यदि मजिस्ट्रेट का न्यायालय तो अभियोजन के साक्ष्यों के साक्ष्य लिए जाने के पूर्व उससे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपने जो है
जो शर्तें थी उन शर्तों का पालन किया है कि नहीं किया है, तो वो सारी चीजें उससे पूछी जाए, जिस साधारणतः न्यायालय पूछता ही है। अब देखिए क्या कह रहा है। एक पांचवा कहता है, यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिभाग को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा और वह मामले में निर्णय देने से पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है या नहीं। यदि वह निष्कर्ष निकालता है कि उसने ऐसा पालन किया है तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए दोष मुक्ति का निर्णय देगा। ये कह रहा है, अब जो उसने बात उठाई थी कि भाई उसने क्षमा का पालन किया है, तो न्यायालय क्या करेगा, जो भी वो बात उठा रहा है कि भाई मैंने तो शर्तों का पालन किया है, वो अपने तरफ से कुछ भी तर्क देगा, जो भी तर्क देना चाहे अपने बचाव में कि भाई शर्तों का पालन किया है, और जो बात ये कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं थी, अगर वो ऐसा सिद्ध कर देता है तो न्यायालय उसको क्या लिखेगा, अभिलेख में लिखेगा। जब न्यायालय इसको डिसीजन देगा और अगर न्यायालय को ये लगता है कि नहीं इसने शर्तों का पालन किया था, तो क्या कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर ये पाया जाता है कि नहीं इसने अपनी शर्तों का पालन किया था और लोग अभियोजक ये साबित नहीं कर पाता और न्यायालय को लगता है कि इसने शर्तों का पालन किया था, तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर देगा। ठीक। अब देखिए 309 मुलतवी करना या स्थगित करना, ये थोड़ा बड़ा है। देखिए 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करना, इसको देख लीजिए। सेक्शन 309 स्थगन है, ये मुलतवी करना या स्थगित करना। स्थगित करना, स्थगन कहते हैं, स्थगित भी कहते हैं, स्थगित करना। यह कार्रवाई को स्थगित करना या मुलतवी करना, उर्दू शब्द है मुलतवी करना। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है प्रत्येक जांच या विचारण में कार्रवाई सभी साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी, जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए न्यायालय में उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। ये पहला नियम तो ये कह रहा है कि जब तक साक्ष्यों की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक कार्रवाइयां दिन प्रतिदिन लगातार चलती रहेंगी। दिन प्रतिदिन का अर्थ होता है कि आज हो गई, फिर ऐसा नहीं कि कल परसों, ऐसा नहीं होता। दिन प्रतिदिन का अर्थ होता है कि आज सुनवाई हुई, फिर न्यायालय ने 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद तारीख लगाई, फिर उस तरीके से कार्रवाई निरंतर चलती रहेंगी। उनको निरंतर ही बोला जाता है। जैसे आज ए को बुलाया साक्षी को, अब दूसरे साक्षी को समन किया, उसको 2 दिन आने में लगेंगे, तो वो निरंतर ही मानी जाती। तो इस तरीके से कार्रवाइयां क्या चलेंगी, निरंतर चलती रहेंगी, जब तक कि पर्याप्त कारण से न्यायालय को ऐसा नहीं लगता है कि कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई उसको लगता है स्थगित की जानी चाहिए तभी की जाएगी, अन्यथा जो कार्रवाइयां हैं निरंतर चलती रहेंगी जब तक कि साक्ष्यों की परीक्षा नहीं हो जाती। परंतु लिखा है, परंतु जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 वाले जो अपराध हैं के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण यथा संबंध आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। ये कह रहा है कि भैया जो जांच वगैरह है, जो रेप के मामले हैं, एक लिमिट जोड़ दी है। पहले लिमिट नहीं थी, अब लिमिट जोड़ दी है कि 2 माह में जांचें पूरी की जाएंगी। ये जांचों के लिए समय अवधि दे दी है कि जो रेप वाले मामले हैं, इसमें 376 वाले मामले हैं, इनके मामले में आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से जो जांच है कितने माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी, 2 माह के भीतर। जांच कितने माह में पूरी की जाएगी, 2 माह के भीतर, आरोप पत्र फाइल करने के बाद। तो जांच कितने माह में पूरी की जाएगी, 2 माह के भीतर पूरी की जाएगी। ये याद रखना है आपको, 2 माह के भीतर पूरी की जाएगी। दूसरा कहता है इसका, यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना मुलतवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए, तो वह समय समय पर ऐसे कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर जैसे वह ठीक समझे उतने समय के लिए जितना वह उचित समझे मुलतवी या स्थगित कर सकता है, और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे वारंट द्वारा प्रति प्रेषित कर सकता है। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भाई जब न्यायालय को लगता है कोई उपयुक्त वजह है, उपयुक्त कोई कारण है, तो न्यायालय कारण लेखबद्ध करते हुए कार्रवाई को स्थगित भी कर सकता है। तो सिंपल सा नियम, पहला नियम तो ये कहता है कि कार्रवाई निरंतर चलेगी। दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि जब आवश्यक होगा न्यायालय को तो कारण लेखबद्ध करते हुए कार्रवाई को स्थगित भी कर सकता है। कितने दिन के लिए स्थगित करेगा, जितने दिन के लिए न्यायालय आवश्यक समझे उतने दिन के लिए वो कार्रवाइयों को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है ना। और साथ में अगर कोई व्यक्ति क्या है जेल में है या अभिरक्षा में है तो उसे वारंट द्वारा प्रति प्रेषित भी कर सकता है।
परंतु लिखा है बुला सकता है, परंतु कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित न करेगा। ये कह रहा है कि भैया एक बार में 15 दिन से अधिक के लिए नहीं भेजा जाएगा किसी व्यक्ति को जेल, जो है एक बार में कार्रवाई स्थगित करी और बोल दिया कि जेल चले जाओ फिर 15 दिन के लिए, तो ये कह रहा है एक बार में 15 दिन के लिए भेज सकता है, क्योंकि ये सजा याफ्ता नहीं है, जो कार्रवाई चली उसके के दौरान के लोग हैं। तो ये कह रहा है कि एक बार में न्यायालय 15 दिन से अधिक के लिए किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में नहीं भेजेगा। 15 दिन से अधिक यानी कि 10 दिन, 5 दिन, अधिकतम 15 दिन, अधिकतम ही है 15 दिन, तो 15 दिन से अधिक के लिए नहीं भेजेगा। एक बार में 15-15 दिन करके भेज सकता है, एक बार में इकट्ठा में नहीं भेजेगा। आगे लिखा है परंतु यह और की जब साक्षी हाजिर हो तब उसकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुलतवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना जो लिखबद्ध किए जाए नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कि जब साक्षी आ गया है ना, जब साक्षी आ गया है और हाजिर है तब उसकी परीक्षा किए बिना, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार साक्षी आ गया और आपने कार्रवाई डिले कर दी, आपने स्थगित कर दी। हाँ, कोई विशेष वजह हो, विशेष कारण हो, तभी फिर कार्रवाई स्थगित की जाएगी। इसीलिए कि साक्षी आया है और न्यायालय बोला कि आज बोले डिले कर दी, बाद में आना, तो साक्षी के बार आता रहेगा, इसीलिए नहीं। तो ये कह रहा है अगर साक्षी आ गया तो की जाएगी। हाँ, कोई विशेष कारण हो जाता है, विशेष वजह हो जाती है और साक्षी आ गया है तो न्यायालय कार्रवाई डिले कर सकता है। साधारणतः अगर साक्षी उपस्थित हो गया तो फिर कार्रवाई को डिले नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है जो तारीख लगी थी उस पर तारीख पे साक्षी आ गया है तो कार्रवाई को डिले नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई विशेष वजह, विशेष कारण है तो वो डिले कर देगा। अगला परंतु और भी है इसमें, परंतु यह और भी कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित दंडादेश के विरुद्ध दर्शित करने में समर्थ बनाए। ये कह रहा है कि केवल इस वजह से मंजूर नहीं किया जाएगा, मतलब जो वकील वगैरह जो है स्थगन मांगते हैं, केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित दंडादेश के विरुद्ध दर्शित करने में समर्थ बनाए। तो इस वजह से जबरन कुल मिला के जो है स्थगन जो है, कुल मिला के ये कह दीजिए कि जबरन जो स्थगन जो मांगे जाते हैं वकीलों द्वारा वो स्थगन मंजूर नहीं किए जाएंगे और उनको स्थगन नहीं दिया जाएगा। परंतु वो 2-3 और हैं इसमें चीजें। पहला कहता है पक्षकार के अनुरोध पर कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा सिवाय जहां परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण के परे है। तो कह रहा है कोई पक्षकार मांगता है तो भी नहीं दिया जाएगा, केवल तभी दिया जाएगा जब परिस्थितियां उसके अनुकूल में ना हो, उसके नियंत्रण में ना हो, तभी दिया जाएगा। दूसरा कहता है यह तथ्य कि किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी न्यायालय में व्यस्त है तो भी स्थगन नहीं दिया जाएगा। कि भैया हम कहते हैं कि हमारा वकील साहब बोले दूसरे कोर्ट गए हैं या दूसरे आज उनकी बोले कहीं दूसरे शहर में बोले पैरवी है तो बोले इसको बढ़ा दिया जाए तारीख को, तो इस आधार पर भी तारीख। अगला है जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है परंतु पक्षकार का उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, अथवा पक्षकार या उसका अधिवक्ता यद्यपि न्यायालय में उपस्थित है लेकिन साक्षी के परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के लिए तैयार नहीं है, तब न्यायालय यदि उसे समझता है साक्षी की यथास्थिति मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा में अभियुक्ति है, अभियुक्त करते हुए साक्षी के कथन को अभिलिखित करेगा तथा उसे ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वो उचित समझे। तो ये कह रहा है कि ये भी कोई आधार नहीं होते कि बोले वकील साहब को बोले अधिवक्ता जो है हमारे दूसरे कोर्ट में है। क्या होता ना कि कोर्ट में कई कोर्ट रहते तो वकील साहब यहाँ भी है, यहाँ पे तारीख लगी है और यहाँ चले गए, तो इस वजह से भी बोले उसका जो है स्थगन वगैरह मंजूर नहीं किया जाएगा कि भैया स्थगन दे दिया जाए, वकील साहब नहीं है या वकील साहब दूसरे कोर्ट में है बोले अभी, तो इन सब आधारों पर स्थगन वगैरह नहीं दिया जाएगा। अगर वो आ जाता है साक्षी तो न्यायालय क्या करेगा, उसके कथन को लिखित कर लेगा न्यायालय, तो स्थगन मंजूर नहीं किए जाएंगे। तो ये स्थगन मंजूर करने के कोई आधार नहीं है कि वकील साहब बिजी हैं या हमें कोई काम आ गया, जो अगर उपयुक्त होंगे तो न्यायालय स्थगन दे देगा, अन्यथा न्यायालय स्थगन नहीं देगा। तो ये तो न्यायालय के विवेक अधिकार पर होता है कि किन मामलों में उसको लगता है कि स्थगन देना चाहिए, जिन मामलों में उसे उचित लगता है तो वो स्थगन दे देता है और जिन मामलों में उसे लगता है कि उचित नहीं है तो उन मामलों में वो स्थगन देने से मना कर देता है। स्पष्टीकरण लिखा है यदि यह संदेह करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर दिया जाता है कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यह संभाव प्रतीत होता है कि प्रतिप्रेक्षण करने वाले अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिप्रेक्षण के लिए उचित कारण होगा। ये कह रहा है कि हाँ अगर ऐसा कोई बात आती है कि ये सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त ने जो है अपराध किया है और कुछ ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य मिल सकते हैं, अगर स्थगन दे दिया जाए, कुछ समय का कुछ टाइम दे दिया जाए तो अतिरिक्त साक्ष्य उसके विरुद्ध उसके जो है
समर्थन में पेश किए जा सकते हैं कि उसने अपराध किया है, तो फिर न्यायालय स्थगन दे सकता है कि भैया अतिरिक्त साक्ष्य आ जाएगा तो और बेहतर होगा, ताकि इनका विचारण अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो फिर न्यायालय, अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो फिर न्यायालय स्थगन दे सकता है। अगला कहता है जिन निबंधनों पर कोई स्थगन या मुलतवी करना मंजूर किया जाता है उसके अंतर्गत समुचित मामले में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा खर्चे का दिया जाना भी है। तो ये कह रहा है कि जब स्थगन आपने मांगा है तो स्थगन का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। जो भी स्थगन मांगता है और न्यायालय ने अगर उसका स्थगन स्वीकार कर लिया है तो उसको स्थगन के खर्चे भी देने पड़ेंगे। इसमें खर्चे भी शामिल हैं, जो कार्रवाई रुकी है उसके खर्चे भी न्यायालय वो में क्या करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के बस इतना ध्यान रखिए कि स्थगन जब भी देगा न्यायालय जब आवश्यक होता है, जब आवश्यक होता है तभी न्यायालय स्थगन देता है, यानी कार्रवाई को रोकता है कुछ समय के लिए, अन्यथा वो कार्रवाई को नहीं रोकेगा। अगर उसको लगता है कि बेवजह का स्थगन है, कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो वो स्थगन नहीं देता। और अगर किसी व्यक्ति के वो स्थगन देता भी है तो उसके जो भी खर्चे होते हैं उसको न्यायालय में जमा करने पड़ते हैं। दो पक्षकार होते हैं, दोनों में से जो भी स्थगन मांगता है तो उसको क्या करने पड़ते हैं, उसको खर्चे जमा न्यायालय में करने पड़ते हैं। बस इतना ही रहने दीजिए आज। बाकी का जो है अपन सोमवार को देखेंगे, ये कल नहीं पढ़ेंगे, सोमवार को पढ़ेंगे ये अपन 310 से। ठीक है सर मैं ये पूछ रही थी सर,